नमस्कार। आज हम करेंगे 12th क्लास की अकाउंटेंसी का चैप्टर 4 यानी एडमिशन ऑफ पार्टनर। किसी नए पार्टनर को हम एडमिट सभी पार्टनर की कंसेंट से ही कर सकते हैं। यानी पार्टनरशिप एक्ट की सेक्शन 31 की सब सेक्शन 1 के अनुसार जब तक सभी ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर तैयार नहीं होंगे तब तक हम नए पार्टनर को शामिल नहीं कर सकते। यानी अगर मान लीजिए पहले पुराने 4 पार्टनर हैं, उनमें से 3 पार्टनर किसी नए पार्टनर को शामिल करना चाहते हैं और एक पार्टनर अगर मना करता है तो भी वो नया पार्टनर उसमें पार्टनरशिप में शामिल नहीं हो सकता। पार्टनरशिप में शामिल होने के लिए सभी पार्टनर की कंसेंट होना ज़रूरी है। ये बात विशेष ध्यान रखना है हमें। कई बार 1 नंबर के क्वेश्चन में ये चीज़ पूछ ली जाती है। अब किसी व्यक्ति को हम पार्टनर क्यों बनाते हैं, क्या उसकी ज़रूरत है हमारी, तो इसके कुछ कारण हैं जिससे कि हम एक नए पार्टनर को अपनी पार्टनरशिप में शामिल करते हैं। सबसे पहली बात आती है मोर कैपिटल नीडेड। अगर मान लीजिए हमारी पार्टनरशिप को ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत है और जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनके पास में उतनी कैपिटल नहीं है, तो वो एक नए पार्टनर को शामिल कर लेते हैं और वो नया पार्टनर एक अपने हिस्से की कैपिटल लेकर के आता है, जिससे कैपिटल बढ़ जाती है और हमारे उसका बिजनेस का और विस्तार होता है, एक्सटेंड किया जा सकता है। दूसरा कारण है कॉम्पिटेंट एंड एक्सपीरियंस पर्सन इज नीडेड। अब जो पुराने पार्टनर हैं, मान लीजिए उनमें से कोई भी पार्टनर ऐसा नहीं है जो प्रोडक्शन के बारे में जानता हो, या कोई ऐसा पार्टनर नहीं है जो सेल्स का एक्सपर्ट हो। अब वो चाहते हैं कि एक आदमी अगर हमें एक का एक्सपर्ट मिल जाता है और एक्सपीरियंस्ड कोई पर्सन मिल जाता है तो उसे शामिल कर लिया जाए, जिससे कि उनका बिजनेस और ज़्यादा बढ़ सके। इसके अलावा टू इंक्रीज गुडविल बाय टेकिंग ए रेपुटेड एंड रेनाउंड पर्सन, यानी एक कोई बहुत बड़ा रेपुटेड और रेनाउंड पर्सन है, उन्हें पता है अगर हम इसे अपनी पार्टनरशिप में शामिल कर लेंगे तो पार्टनरशिप की गुडविल बढ़ जाएगी, यानी उसका नाम, उसकी ख्याति बढ़ जाती है, उसका नाम ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए भी हम किसी ऐसे पर्सन को जो रेपुटेड हो, रेनाउंड हो, ऐसे पर्सन को भी हम पार्टनरशिप में शामिल कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है टू इनकरेज कैपेबल एम्प्लॉय। अब हमारे पास में कोई मैनेजर या कोई और दूसरा एम्प्लॉय है जो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता है, तो ऐसे में उसको इनकरेज करने के लिए, उसे शाबाशी के लिए, अगर भाई आपने बहुत अच्छा काम किया, चलो आपको हम पार्टनर बना लेते हैं, तो उसे भी पार्टनर बनाया जा सकता है। तो ये हमारे कारण हैं जिनके कारण हम किसी नए पार्टनर को शामिल करते हैं। अब नए पार्टनर के क्या राइट्स हैं, तो पहला है कि राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स। अब उसके बाद में जिस दिन से वो शामिल हुआ उसके बाद में जो भी प्रॉफिट होंगे फर्म के, उनमें उसका शेयर रहेगा, जितने शेयर के लिए वो एडमिट किया गया है। राइट टू शेयर इन द एसेट्स, और जो फर्म के पास एसेट्स होंगी उन एसेट्स में भी पार्टनर का हिस्सा रहेगा। इसके अलावा ये कह सकते हैं कि जो उनके लायबिलिटीज़ होंगी उनमें भी पार्टनर का हिस्सा रहता है, उनके लिए वो लायबल रहता है। अब आगे हम करते हैं कि जब पार्टनर को हम शामिल करते हैं तो उसके समय पर हम क्या क्या एडजस्टमेंट करते हैं, यानी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमारे क्या होते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ स्टेप उठाने होते हैं। जब नया पार्टनर शामिल किया जाता है तो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो, क्योंकि पुराने पार्टनर अपने हिस्से में से कुछ हिस्सा उसे देते हैं, तो अब नया जो न्यू रेशो है वो चेंज हो जाता है, तो उस न्यू रेशो की कैलकुलेशन की जाती है। और केवल कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशो, यानी केवल न्यू रेशो की कैलकुलेशन नहीं बल्कि सेक्रीफाइस रेशो की भी कैलकुलेशन की जाती है। मान लीजिए पहले ए और बी हैं, उन्होंने सी को न्यू पार्टनर बनाया है, ए और बी ने अपने किस अनुपात में अपना हिस्सा छोड़ा है, यानी सी के लिए, तो वो जो सेक्रीफाइस किया है वो अनुपात भी हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना होता है, जिसकी आगे हमें ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, यानी जब नया पार्टनर कोई शामिल होता है तो उस समय जो फर्म की गुडविल होती है उसका भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स ईटीसी, यानी रिजर्व है, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं या कुछ हमारे लॉसेज हैं, तो उनकी भी हम ट्रीटमेंट किसी नए पार्टनर के आने पर कर लेते हैं। जैसा कि हमने ये सभी ट्रीटमेंट जो हमने की थी
चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में भी की थी। जब एग्जिस्टिंग पार्टनर के प्रॉफिट में शेयरिंग रेशो में चेंज होता है तो भी हम गुडविल का, रिजर्व एंड सरप्लस का और ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन का ये आपने किए थे। तो लगभग सेम उसी तरह से यहाँ पर भी ट्रीटमेंट करना है। कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं, थोड़ा सा अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, असेट्स और लाइबिलिटीज का रिवैल्यूएट किया जाता है, पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, तो उसका भी ट्रीटमेंट हम करते हैं। इनके अलावा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कई बार वो चाहते हैं पार्टनर कि जो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, जो हमारी कैपिटल है, वो भी उसी के अनुसार होने चाहिए, तो उसका भी हम एडजस्टमेंट करते हैं। तो चलिए अब आगे हम करते हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट रेशो इन डिफरेंट कंडीशंस। जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है, आप इसे वीडियो पॉज करके आप इसे एक बार लिख लें, जिससे कि आगे इस क्वेश्चन को करने में आपको सुविधा रहेगी। यानी ए एंड बी आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 3:2। ये दो पार्टनर हैं ए और बी, जो कि अपने पुराने अनुपात में 3:2 में ये अपने प्रॉफिट को बांटते हैं। सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म। अब जो सी को हमने शामिल किया है वो 1/5 शेयर के लिए शामिल किया है। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ द पार्टनर इफ, अब यहाँ पर कुछ कंडीशन दी गई हैं। पहली कंडीशन क्या, देयर इज नो अदर एग्रीमेंट, केवल आपको इतना बताया गया है कि ए और बी का पुराना अनुपात 3:2 है और सी को 1/5 शेयर के लिए शामिल किया गया है। तो हम इसे कैसे करेंगे। सेकंड है सी गेट्स फ्रॉम ए एंड बी इक्वली, यानी 1/5 का आधा, 1/5 का आधा कितना होता है 110, 110 ए से लेता है और 110 बी से लेता है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा। अब नेक्स्ट है सी गेट्स इट फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशो ऑफ 2:1। जो ये 1/5 शेयर है इसका 2/3 ए से लेता है और 1/3 बी से लेता है। तो अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे निकालेंगे। सी गेट्स इट होली फ्रॉम ए, यानी पूरा 1/5 शेयर सारा ए से लेता है, तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसी तरह सी गेट्स इट्स होली फ्रॉम बी, बी से अगर सारा प्रॉफिट लेता है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। एंड सी गेट्स इट्स 3/20 फ्रॉम ए एंड 1/20 फ्रॉम बी, यानी 3/20 एक से लेता है और 1/20 बी से लेता है। तो अब इसका कैलकुलेशन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का कैसे करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम पहली कंडीशन से। जैसा कि हम जानते हैं फर्म का जो शेयर होता है, फर्म का टोटल शेयर हम क्या मान लेते हैं 1 है। अब हमने सी को शामिल किया तो सी शेयर हमारा कितना आ गया, ये दिया गया है, ये सी शेयर 1/5। अब बाकी का रिमेनिंग शेयर कितना बचा, यानी जो सी को तो 1/5 दे दिया, अब बाकी जो ए और बी के लिए कितना शेयर बचा, रिमेनिंग शेयर 1 - 1/5 इजिकल टू, ये आप जब कैलकुलेट करेंगे 5 - 1 4/5 आ जाएगा। अब 1/5 तो दे दिया सी को, बाकी हमारा बच गया 4/5। अगर आपको कुछ भी और इसके अलावा कुछ नहीं कहा गया है तो इस 4/5 को ए और बी में 3:2 रेशो में हम बांट देंगे। तो अब इससे ए का शेयर कितना निकल कर गया, एज शेयर, ए का जो टोटल ए और बी दोनों का जो शेयर है वो 4/5 है। अब ए को मिलेगा 3/5, यानी 4/5 का 3/5, ये आ जाएगा 12/25। इसी तरह से हम बी का शेयर भी निकाल लेंगे। बीज शेयर हमारा वही 4/5 ए और बी दोनों का है। इसका बी को कितना मिलता है 2/5, यानी इन जो पुराने रेशो था 3:2 था, तो ए से मिलेगा 2/5, यानी 8/25।
अब ए, बी और सी का जो रेशो बनता है, ए, बी एंड सी का न्यू रेशो, ए का निकल कर आया है 12/25 और बी का आया 8/25 और सी का हमें पहले पता है 1/5। इसको 25 से अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर आपका रेस हो जाएगा 12:, इसे 25 से करेंगे, 25 से 25 कट जाएगा, 8:, 1/5 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5। तो अब जो न्यू रेशो है ए, बी और सी का 12:8:5, ये न्यू रेशो इनका हो जाएगा। अब दूसरी और जो कंडीशन है उनमें भी हम इससे कैलकुलेट करते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है, सी गेट्स फ्रॉम ए एंड बी इक्वली। सी जो उसको सी को जो शेयर मिलता है उसे इक्वली ए और बी से इक्वली वो रिसीव करता है। तो अब सी गेट फ्रॉम ए से कितना करता है, टोटल तो इसको 1/5 मिला है, एक इसका आधा यानी 1/2 ये ए से प्राप्त करता है, ए और बी दोनों से। सी गेट्स फ्रॉम ए 1/10 एंड गेट फ्रॉम बी, वहां भी आधा ही प्राप्त करता है। तो 1/5 का आधा कितना होता है, बराबर बराबर करेगा दोनों से तो आधा आधा आ गया, आधा होता है 1/2, तो ये 1/10। अब ए से ले लिया 1/10, बी से 1/10 ले लिया, तो अब ए का न्यू शेयर कितना बन गया, एज न्यू शेयर, जो ओल्ड शेयर था ए का वो 3/5 था, इसमें से 1/10 इन्होंने सी को दे दिया। अब इसका शेयर कितना बच गया, 5 से 2 बार, 2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 6 - 1 बराबर ये आ जाता है 5/10। इसी तरह से अब बी का न्यू शेयर, बीज न्यू शेयर, बी का जो पुराना शेयर था वो 2/5 था, इसमें से बी ने भी 1/10 सी को दे दिया। अब जो इसका बी का जो शेयर बचा 3/10। अब जो न्यू रेशो बनता है ए, बी एंड सी, इनका ए का जो न्यू शेयर, जो रिमेनिंग शेयर जो बचा ये 5/10, बी का 3/10 और सी का हमें पता ही है, सी का कितना दिया गया है, ये 1/5। तो अब इसे इक्वल करने के लिए हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 से जब मल्टीप्लाई इसे करेंगे तो ये 5:3:2। तो अब न्यू रेशो सेकंड कंडीशन पे न्यू रेशो 5:3:2 रह जाएगा। अब हम देखते हैं थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन हमारी कहती है सी गेट्स इट फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशो ऑफ 2:1, यानी जो अब सी गेट्स फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशो ऑफ 2:1, यानी ए से जो रिसीव करता है वो अपने शेयर का सी गेट्स फ्रॉम ए से कितना रिसीव करेगा, इसका शेयर तो है 1/5, टोटल तो 1/5 रिसीव करता है, और ए से किस अनुपात में लेता है, इसका 2/3, यानी 1/5 को 2:1 के रेशो में रिसीव करता है, यानी 2/3 ए से और 1/3 बी से। अब यह आ जाता है हमारा 2/15। तो
ये सी गेट्स फ्रॉम ए से 2/15 ले लिया, तो अब ए का शेयर देखिए, ए का शेयर कितना रह गया, एज शेयर, ए को जो पुराना शेयर था वो 3/5 था, 2/15 दे दिया ये सी को, अब कितना बचा ये, 7/15। इसी तरह से सी गेट्स फ्रॉम बी 1/5 का 1/3, ये गेट बी से लेता है 1/15। अब बी का न्यू शेयर, बीज न्यू शेयर, बी को पहले मिलता था 2/5, 1/15 बी ने दे दिया सी को, अब बी के पास कितना बचा, 6 - 1, 5/15। अब न्यू शेयर देखिए, तो न्यू शेयर हमारा क्या बन गया, न्यू रेशो ए बी एंड सी, ए का कितना है 7/15, बी का कितना है 5/15, और सी का वही पहले वाला बताइए हमें कितना है, सी का 1/5। तो अब इसको आप जब और थोड़ा सिंपल उसमें करेंगे तो 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 7:5:3, ये हमारा न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो आ जाता है। अब हम इसे देखते हैं फोर्थ कंडीशन। फोर्थ कंडीशन क्या है, सी गेट्स इट्स होनली फ्रॉम ए, इसे सी पूरा ए से प्राप्त करता है, सी गेट्स होनली फ्रॉम ए, तो ए से कितना रिसीव किया 1/5। अब ए का न्यू शेयर, रिमेनिंग शेयर ए का कितना बच जाता है, एज शेयर, ए को पहले मिलता था 3/5, इसमें से 1/5 सी को दे दिया, अब ए के पास कितना बचा 3 - 1 = 2/5। बी कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं करता, सारा जो सेक्रीफाइस किया है वो सी ने किया है, तो अब बी का शेयर कितना है, बी का वही पुराना शेयर रहेगा, यानी 2/5। अब न्यू शेयर आप यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं, न्यू रेशो ए बी एंड सी, ए का जो न्यू शेयर बचा है वो 2/5, बी का भी 2/5, क्योंकि बी ने कुछ सेक्रीफाइस नहीं किया, तो बी का जो पुराना शेयर है 2/5 वही रहेगा, और सी का 1/5। तो इसको जब आप और ज़्यादा सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2:2:1, यानी ए बी और सी, इन तीनों का रेशो 2:2:1 रहेगा। अब नेक्स्ट कंडीशन है, सी गेट्स wholly from B 1/5। अब B का शेयर, A का शेयर कितना है, A का चलो A का अब निकाल लेते हैं, एज शेयर पुराना शेयर था 3/5, अब यही रहेगा क्योंकि A ने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया। बीज शेयर, B का पहले जो पुराना शेयर था वो 2/5 और 1/5 दे दिया इन्होंने, सेक्रीफाइस कर दिया सी के लिए, तो अब कितना बचा बी के पास में 1/5। तो अब देखिए सी का न्यू रेशो कितना है, वो 1/5 है ही, तो अब न्यू रेशो ए
बी एंड सी। ए का कितना 3/5, बी का शेयर 1/5 और सी का भी कितना है 1/5। इसको ज़्यादा सिंपल जब करेंगे आप तो 3:1:1, यानी ए को 3, बी को 1 और सी को भी 1, ये शेयर इन्हें मिलेगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सिक्स्थ कंडीशन में सी गेट्स इट 3/20 फ्रॉम ए एंड 1/20 फ्रॉम बी। जो ये 1/5 है 3/20 ए से और 1/20 बी से रिसीव किया जाता है। सी gets from A 3/20 is new share। A को पहले कितना था 3/5 और अब इसने C को कितना दे दिया 3/20, तो A का न्यू शेयर कितना बचा 9/20। इसी तरह से सेकंड बी से कितना लेता है, सी गेट्स फ्रॉम बी 1/20 बीज न्यू शेयर। बी को पहले मिलता था 2/5 और सी को दे दिया 1/20 माइनस 7/20। अब न्यू रेशो ए बी और सी का। ए का जो न्यू रेशो बचा है वो 9/20, बी का जो न्यू शेयर बचा है 7/20 और सी का वो 1/5 है ही। तो इसे 20 से मल्टीप्लाई करके और ज़्यादा सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 9:7:4। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने की है, अगर केवल यही कहा गया होता कि ए से 3/20 और बी से 1/20 रिसीव करता है सी, तो 1/5 को देने की ज़रूरत भी नहीं थी, इससे भी क्वेश्चन निकल जाता। यहाँ पर अगर हम सी का जो शेयर है उसे टोटल करें तो वो 1/5 ही आएगा। सी गेट्स फ्रॉम ए 3/20 एंड सी गेट्स फ्रॉम बी 1/20। तो अब सी का देखिए कितना शेयर बनता है 23 + 1 यानी 4/20, ये इजकल टू 1/5। तो ये इसका भी सीधा सीधा भी निकल सकता था। तो इससे ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। अगर कई बार क्वेश्चन में ऐसा दे दे, उनको नहीं बताया कि सी को 1/5 के लिए शामिल किया गया है और केवल क्वेश्चन में यही बता दिया जाए कि सी गेट्स फ्रॉम ए 3/20 एंड फ्रॉम बी 1/20, तो भी ये सवाल को हम कर सकते हैं। ऐसा भी कई बार क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अभी हमारे कुछ और कंडीशन रह जाती हैं जिनका कैलकुलेशन करना हम अगले वीडियो में सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।